आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सरकारी और आवासीय स्कूलों में बार बार गड़बड़ी के मामलों पर चिंता व्यक्त की है। सचिवालय में जिला कलेक्टरों के साथ एक बैठक में बोलते हुए उन्होंने सवाल किया कि आहार और रखरखाव निधि में वृद्धि के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों जारी है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे के लिए कलेक्टरों द्वारा निरीक्षण की कमी को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें हर हफ्ते आवासीय विद्यालयों का दौरा करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि भोजन की गुणवत्ता की निगरानी में लापरवाही के कारण सरकार की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। वहीं रेवंत रेड्डी ने इंदिराम्बा इंद्रलू सर्वेक्षण की धीमी प्रगति की भी आलोचना करते हुए कहा कि कुछ अधिकारी इसकी ठीक से निगरानी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टरों से जनता के लिए अधिक सुलभ होने का आग्रह किया और लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। फार्मूला ई रेस के आयोजन को लेकर राजनीति और विवादों के बीच कांग्रेस के प्रति वफादारी बदलने वाले बीआरएस विधायक दानम नागेंद्र ने स्वीकार किया है कि फार्मूला ई रेस ने हैदराबाद की ब्रांड छवि को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए कि फार्मूला ई रेस ने हैदराबाद की छवि को और निखारने में मदद की है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद में फार्मूला 1 रेस की मेजबानी के लिए काफी कोशिश की थी। इस उद्देश्य के लिए गचिबौली में भूमि भी अधिकृत की गई थी और एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हैदराबाद का दौरा भी किया था। हालांकि विभिन्न कारणों से फार्मूला 1 रेस प्रतियोगिता हैदराबाद में नहीं हुई। दानम नागेंद्र ने आगे जोर देकर कहा कि फार्मूला ई रेस ने निश्चित रूप से हैदराबाद की ब्रांड छवि को बढ़ावा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। खैरताबाद विधायक ने राज्य में कई कल्याण और विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि वह एक महान नेता है। तेलंगाना के लोग केसीआर गारू को उनके कल्याण और विकास कार्यक्रमों के लिए हमेशा याद रखेंगे। हालांकि उनकी भाषा और भाषण कुछ लोगों को थोड़े कठोर लग सकते हैं, लेकिन वह एक नरम दिल के इंसान है। पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने पहले ही 16 आरोपियों को जमानत दे दी थी। इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी अब जेल से बाहर हैं। मामले में कुल 18 आरोपी हैं। एक अन्य आरोपी विकास पाटिल अभी भी फरार है, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मामले की सुनवाई करते हुए बेंगलुरु में प्रिंसिपल सिटी सिविल और सेशन कोर्ट के न्यायमूर्ति मुरलीधर ने जमानत दे दी है। यह देखते हुए कि वह सितंबर 2018 से हिरासत में है और मुकदमा जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है। अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया। इसके साथ ही तर्क दिया कि जेल में बंद आरोपी पहले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या में आरोपी है। उसकी रिहाई से फिर से अपराध करने का खतरा है, इसलिए इसे जमानत न दी जाए। अदालत ने कहा कि अदालत पहले ही 164 गवाहों की जांच कर चुकी है। लगभग इतनी ही संख्या अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश की गई थी। पिछले साल जुलाई महीने में कर्नाटक हाई कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड के 3 आरोपियों को जमानत दी थी। इसके 1 महीने बाद ही अन्य 4 आरोपियों को भी जमानत दी गई थी। कोर्ट ने इन्हीं का हवाला देते हुए जमानत दी। आपको बता दें कि पत्रकार गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2027 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर 3 बंदूकधारियों ने हत्या कर दी थी। यह मामला लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। इस हत्याकांड के बाद पूरे देश में विरोध देखने को मिला था। 2023 दिसंबर में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गौरी लंकेश हत्याकांड मामलों की त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष अदालत स्थापित करने का निर्देश दिया था। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की मौजूदगी में 6 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि क्या नक्सलियों ने यह जानकारी साझा की है कि उन्हें किसने मदद की और किसने उन्हें हथियार मुहैया कराए। अगर ये सारी जानकारी मिलने के बाद पैकेज मुहैया कराया गया तो ये ठीक है, वरना ये सबके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। नक्सली वो लोग हैं जिन्हें बैलेट पर भरोसा नहीं है, उन्हें बुलेट पर भरोसा है। उनका संविधान अलग है। पैकेज हो रहा है ना, उसके बारे में पहले नक्सलियों ने इंफॉर्मेशन शेयर किया है क्या, उनको उसको कौन मदद कर रहा, वेपन्स कहां से मिला, कौन सप्लाई किया, कौन कौन उसके साथ रहे, वो पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद वो लोग नक्सल सिद्धांत छोड़ करके आया है तो पैकेज दे सकता है, नहीं है तो स्ट्रेटेजी कर दिए तो पैकेज दिए तो फिर तकलीफ होगा। तकलीफ केवल आम आदमी को नहीं होता है, संविधान को होता है। तकलीफ सभी को होता है, डेमोक्रेसी को तकलीफ होता है। वो लोग को नक्सल लोग लोकतंत्र मानने वाला लोग नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ है। वो लोग बैलेट के ऊपर भरोसा नहीं रखा है, बुलेट के ऊपर भरोसा रखा है।
वो लोग संविधान के ऊपर भरोसा नहीं रखा है। उसका संविधान अलग है। उसका संविधान भारतीय संविधान के ऊपर भरोसा नहीं रखा है। उसके लिए उसको पैकेज देने के पहले पूरा परिशीलन करना, जांच पूरा होने के बाद जांच को वो लोग सहयोग किए तो बाद में पैकेज दे सकता है। अभी वो पेपर से मिला है, उसके बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या है सर? कितना सब पूरा वेपन्स मिला है क्या, कहाँ छुपा के रखा है, वेपन्स सप्लाई कौन किया, वो सभी मालूम होने के बाद उसके बारे में वो लोग कोऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है बाद में देख लो। तुरंत निष्कर्ष में नहीं आना। सर अभी टेम्पल रन हो रहा है, इधर पॉलिटिक्स में हो रहा है, उसके बारे में क्या है सर? कर्नाटक में केरल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला खिलाड़ी ने अपने साथ हुई दरिंदगी की घटना का दावा किया है। पीड़िता का आरोप है कि 4 साल में उसके साथ 64 लोगों ने यौन उत्पीड़न किया। 2 महीने पहले ही पीड़िता 18 साल की हुई है। उसके आरोपों से राज्य में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने युवती के आरोपों पर केस दर्ज किया है। यह मामला केरल के पथानमथिट्टा का है। पुलिस ने इस मामले में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। 6ठा आरोपी पहले से जेल में बंद है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता लड़की नाबालिग थी और 2 महीने पहले वह 18 साल की हुई है। पथानमथिट्टा की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव एन ने कहा कि लड़की ने पहली बार स्कूल के दौरान यौन शोषण के बारे में बात की थी। बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक खबर के मुताबिक पीड़ित लड़की एक खिलाड़ी है और पथानमथिट्टा में खेल शिविरों सहित विभिन्न स्थानों पर उसका यौन शोषण किया गया। उसका आरोप है कि कोचों, सहपाठी और स्थानीय निवासियों ने उनका यौन शोषण किया है। जिले के विभिन्न थानों में पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। पथानमथिट्टा के जिला पुलिस प्रमुख इन सभी मामलों की जांच पर नजर रखे हुए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की के पास अपना मोबाइल फोन नहीं है। वो अपने पिता का मोबाइल इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने बताया कि उसने इस फोन में उससे परेशान करने वाले 40 लोगों के नंबर सेव कर रखे थे। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे लगातार विवादित बयान देता रहता है। वही अब नीतीश राणे के बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इस तरह की बात काफ़ी चौंकाने वाली है। हमारे देश में हमें वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के मूल पाठ को समझना होगा। हमारे नेता ने कहा कि हमने सभी की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है और हम सभी के लिए एक देश बनाएंगे। हम सभी के लिए एक संविधान लिखेंगे और सभी समान अधिकारों के साथ यहाँ रहेंगे। लोग किसी एक समुदाय को निशाना बनाते हैं, चाहे वो मुस्लिम, हिंदू, ईसाई या किसी भी जाति के खिलाफ हो। यह सब गलत है। हम सभी भारत के सम्मान व्यक्तिगत नागरिक हैं और यही एकमात्र आधार है जिस पर हमारा देश प्रगति कर सकता है। क्रिकेटर आर अश्विन की हाल की टिप्पणी की हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि केवल एक आधिकारिक भाषा है का भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई ने समर्थन किया है और कहा कि यह सुविधा की भाषा है। चेन्नई के पास एक निजी कॉलेज में आयोजित समारोह में तमिलनाडु में जन्मे क्रिकेटर ने पूछा कि छात्र किस भाषा में उनसे बात करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मौजूद अंग्रेजी के छात्र मुझे हाँ कहें, जिसके जवाब में दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई। जिसके बाद उन्होंने तमिल कहा और दर्शकों ने और भी जोरदार तालियां बजाई। हालांकि जब उन्होंने हिंदी कहा तो वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। इसके बाद उन्होंने तमिल में कहा, मैंने सोचा कि मुझे यह कहना चाहिए, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वह एक आधिकारिक भाषा है। वह इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अन्नामलाई ने कहा कि हिंदी एक संपर्क भाषा है, यह राष्ट्रीय भाषा नहीं है। वही आपको बता दें कि तमिलनाडु में हिंदी थोपना एक संवेदनशील विषय रहा है और पिछले कुछ वर्षों में राज्य में इसके विरोध में कई विरोध प्रदर्शन और अभियान भी चलाए गए हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।